आज आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.1 इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, कृपया नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें। आज पढ़ेंगे 1.2 वास्तविक संख्या का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला है 140। अब देखिए, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से भागा देते हैं 140 में, तो 70 आता है। फिर 2 से देते हैं तो 35 आ गया। फिर 5 से भागा देंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसको हम 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 इक्वल टू। अब 2 देखिए इसमें कितना बार आया, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 5 एक बार आया तो गुना 5, फिर 7 एक बार आया तो गुना 7। अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये इसका आंसर हो गया। सेम इसी तरह सभी क्वेश्चन बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 156। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। सबसे पहले 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। 2 से भागा दिए 78 आ गया। फिर 2 से भागा दिए तो 39। फिर 3 से भागा दिए तो 13 आ गया। अब इसको लिखते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए 2 कितना बार आया, तो 2 बार आया। और 3 कितना बार आया, एक बार आया। 13 कितना बार आया, एक बार आया। तो अतः 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। यही इसका आंसर, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 38-25 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। सबसे पहले 38-25 को अभाज्य गुणनफल के रूप में 3 से भागा दिए तो 1275 हो गया। फिर 3 से भागा दिए तो 425 हो गया। फिर 5 से भागा दे दिए तो 85 बार में कट गया। फिर 5 से भागा दिए तो 17 बार में कट गया। अतः इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका, अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब 3 कितना बार आया, 2 बार आया। फिर 5 कितना बार आया, 2 बार आया, तो 5 का स्क्वायर हो गया। 17 कितना बार आया, एक बार। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये हो जाएगा 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू 70। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 5 से भागा दिए तो 1001 आ गया। फिर 7 से भागा देंगे तो 143 बार में लग जाएगा। फिर 11 से भागा देंगे तो 13 बार में। अब तो नहीं लगेगा 13। तो इसका जो गुणनफल होगा 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अतः इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही इसका आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74-29 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसका गुणनफल करते हैं। 17 से भागा देना पड़ेगा क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा। तो 17 से देते हैं तो 437 बार में ये कटता है। उसके बाद 19 से देना पड़ता है तो 19 से 23 बार में कटता है। अब 23 तो किसी संख्या से लगेगा नहीं, तो इसलिए 74-29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। अतः 74-29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। यही इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनके जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर एक की ओर। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का। तो 26 का सबसे पहले आवाज गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 गुना 13 लिख सकते हैं, 26 हो जाएगा। फिर 7 गुना 13 लिखेंगे तो 91 हो जाएगा। इसलिए 26 और 91 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। दोनों में उभयनिष्ठ हम किसको बोलेंगे, जो दोनों में मिलता है। तो 13 13 दोनों में मिल रहा है तो 13 हो गया उभयनिष्ठ। फिर 26 और 91 के सभी अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो 2 पर पावर 1 हो गया, फिर 7 एक बार आया, फिर 13 एक बार आया, तो हो गया 2 गुना 7 गुना 13। ये हो गया 182। अतः महत्तम समावर्तक हो गया 182। और इसका एचसीएफ जो हुआ था ये हुआ था 13। जो दोनों में मिलता है वो एचसीएफ होता है। तो दोनों में मिला था 13 तो 13 हो गया एचसीएफ। और एलसीएम आपका हो गया 2 गुना 7 गुना 13, 182 हो गया एलसीएम। अब दोनों को सत्यापन कैसे करते हैं देख लेते हैं। सत्यापन एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ आया था मेरा 13 और एलसीएम आया था 182। दोनों को गुना करते हैं तो 23 66 आ जाता है। और संख्या का गुणनफल करते हैं 26 गुना 91 तो आ जाता है 23 66। दोनों सेम आ रहा है। अतः संख्या का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम सिद्ध हो गया। दोनों एक बराबर आ गए तो सिद्ध हो गया। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92 और 510 को निकालना, एचसीएफ और एलसीएम और सत्यापित करना। तो हम 792 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23। तो 2 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर हो गया, 23 एक बार है तो गुना 23 हो गया। फिर 510 का आवाज गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो आता है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। तो 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, 17 एक बार आया। तो ये हो गया इसका आवाज गुणनखंड अभी 510। 510 को 2 से भागा दिए 255 मात्रा में। फिर 3 से दिए तो 85, फिर 5 से दिए तो 17 बार में कट गया तो 92। और 510 के वैनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। वैनिष्ठ जो दोनों में मिलता, दो दो दोनों में मिल रहा था, 2 हो गया। इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ आपका 2 हो गया। और 92 तथा 510 के अभाज्य गुणन का अधिकतम घात का गुणनफल है 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 27 हो गया। 27 460 हो जाएगा, सबको गुना करेगा तो एलसीएम ये हो गया आपका एलसीएम 27 460। अतः महत्तम हो गया आपका 2, एलसीएम होगा 27 460। और संख्या का गुणनफल करेगा तो 92 गुना संख्या क्या था 92 गुना 510, ये दोनों गुना करेगा तो 46 920 आ जाएगा। और एचसीएफ गुना एलसीएम करेगा तो एचसीएफ निकला था 2 और एलसीएम निकला था 27 460। तो दोनों को गुना करते हैं तो 46 920। दोनों सेम आ रहा इसलिए ये सिद्ध हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोला था 54 और 336 के बीच निकालना था एचसीएफ और एलसीएम और उसका जांच करना था। 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 2 एक बार आया, 3 3 बार आया तो 3 पर पावर 3 हो गया। 336 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 2 कितना बार आया 4 बार, 3 आया एक बार और 7 आया एक बार। अब देखते हैं दोनों में क्या क्या वही होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, एगो 2 हो गया। और 3 एक ठो इसमें भी मिल रहा है, एक ठो उसमें भी। तो 2 गुना 3 6 हो गया आपका एच सी एफ। एच सी एफ हो गया 6। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हो गया 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 हो जाएगा, 3 पर पावर 3 और गुना 7 हो जाएगा। तो 2 को 4 बार गुना करेंगे 16, 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 और 7 को एक बार गुना करेंगे तो 7। टोटल गुना करेंगे तो 3024 हो जाएगा। ये हो गया एलसीएम। अतः एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया
3024। दोनों को आप सत्यापन कर रहे हैं। संख्या का गुणनफल संख्या क्या था, 54 गुना 336, 18 144 आ गया। फिर एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे, 6 गुना 30 24, 18 144 हो गया। अतः एचसीएफ गुना एलसीएम सिद्ध हो गया। सब एक ही टाइप का है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 3। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5, 15 हो गया। इक्कीस को लिख सकते हैं 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब तीनों में देखते हैं कि उभयनिष्ठ क्या है। तीनों में देखेंगे तो 3 3, केवल 3 ही मिल रहा है तीनों में, तो 3 हो गया, एचसीएफ हो गया 3, और एलसीएम हो जाएगा 2, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो 2 दूनी 4, 3 का 3, 5 का 5, 7 का 7, सब टोटल गुना करेगा 420। तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। यही तो लाना था। अगला क्वेश्चन है 17 और 23 और 29 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो 17 को लिख सकते हैं 1 गुना 17, 23 को लिख सकते हैं 1 गुना 23, 29 को लिख सकते हैं 1 गुना 29। अब देखते हैं कि तीनों में उभयनिष्ठ क्या, तीनों में एक एक केवल मिल रहा था, एक हो गया एचसीएफ। और अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का अधिकतम घात क्या, 17 एक बार आया, 23 एक बार आया, 29 एक बार आया। तीनों को गुना करेंगे तो 11 339 आएगा। ये आपका निकल गया एलसीएम। तो एचसीएफ पूछेगा तो 1, एलसीएम हो गया आपका 11 339। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8, 9 और 25 को अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा निकालना एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं 3 गुना बराबर हो जाएगा 3 पर पावर 2। 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 बराबर 5 पर पावर 2 हो जाएगा। तो देखते हैं ये तीनों में उभयनिष्ठ क्या है। तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, 2 इसमें है, इसमें 2 ना है, इसमें ना है। 3 इस बीच वाला में है, तो आगे पीछे वाला में नहीं है। फिर 5 लास्ट में है, तो दोनों में नहीं मिल रहा, तो कुछ नहीं मिल रहा, तो मोसो हो गया 1। और लॉस की बात करें तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 3 पर पावर 2 हो जाएगा, 5 पर पावर 2। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25। टोटल गुना करेंगे 8 गुना 9 गुना 25, तो 1800 हो जाएगा। ये निकल गया एलसीएम। एचसीएफ को पूछेगा तो 1 और एलसीएम 1800। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोला एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात करना है। देखिए दिया है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9। 306 और 657 का एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 9, दिया है क्वेश्चन में। तो निकालना सूत्र से संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। सूत्र होता है संख्या क्या क्या है, 306 गुना 657, ये संख्या की जगह पर लिख दिए 306 गुना 657। और एचसीएफ इधर दिया है 9, तो 9 लिख दिए। इधर एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम बोला निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा फ्रैक्शन 306 टाइम्स 657 इक्वल टू 9। तो 306 गुना 9 से कट जाएगा ये 657, 73 बार में, ठीक है, 9 से कट जाएगा इस तरह से। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका 306 गुना 657, 657 बटे 9, 9 से ही कट जाएगा 73 बार में। तो 306 गुना 73 हो गया। तो एलसीएम हो गया आपका, दोनों को गुना करेगा तो 22 338, यही आपका एलसीएम हो गया। अगला क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या की 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
देखिए सिंपल है, 6 पर पावर n, n एक प्रकृति संख्या का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक शून्य होता है। तो 6 पर पावर n 5 से होगा। 6 पर पावर n, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, जिसका अर्थ है कि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 3 का अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो 6 पर पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, सही बात है। अतः 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ये सिद्ध करने बोला था, ये सिद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 इजकल टू हो जाएगा 1001 हो जाएगा, प्लस 13 इसमें ऐड कर देंगे तो 1014 हो गया। अब 1014 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। यहाँ पे आवाज गुणनखंड कर देगा 114 को, 1014 को, तो 2 से करेगा तो 507 आ जाएगा। फिर 3 से भागा देगा तो 169, फिर 169 में 13 से भागा देगा तो 13 आ जाएगा। अच्छा, दी गई संख्या 7 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य गुणनखंड के गुणनफल 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः अंकगणित आधारभूत प्रमेय 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 5040। 5 इसमें ऐड कर देंगे 5045 हो गया। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1009। अब इसको 5045 को 5 से भागा देंगे तो 1009। अतः दी गई संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 को 5 गुना 1009 कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गया। अतः संख्या 7 6 5 4 3 2 गुना 1 प्लस 5 अंकगणित आधारभूत के अनुसार भाज्य है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सिंपल है, दोनों को एलसीएम निकाल देना 12 और 18 का। तो 12 का हो जाएगा, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 2 को 2 बार हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा। और 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 पर पावर 2 हो जाएगा। दोनों के संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड 2 का अधिकतम अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 2 हो गया, और 3 का हो गया 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 हो गया। अतः लघुत्तम समावर्तक हो गया 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, तो 9 4 गुना 9 करेंगे 36 हो गया। अतः दोनों को 36 मिनट लगे। बस सिंपल था, दोनों को गुणनखंड निकाल देना था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉग निकाल देना था, और कुछ नहीं करना था। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। प्रश्नावली 1.2 का हो गया। अब हम बताएंगे प्रश्नावली 1.3। इससे पहले एक पॉइंट प्रश्नावली 1.1 बता दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर अपलोड है, देख सकते हैं। और आज का था 1.2 जो कि समाप्त हो गया।